तो दोस्तों, आपका के लिए हार्दिक। आज हम सेवन कम्युनिटी यूनिट फिफ्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। मैन कम्युनिटी हेल्थ नर्स मीन्स ए नर्स विच प्रोवाइड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एट द हॉस्पिटल एज वेल एज इन द कम्युनिटी नॉन एज कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स क्या है। फर्स्ट, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन एक एक्टिविटी है। ऑक्यूपेशन एक लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी जिससे हमारे को मनी फंड मिलता है और उससे हमारी क्या चलती है, लाइफ चलती है। इस तरह से ऑक्यूपेशन एक एक्टिविटी है जिससे हमारे को क्या मिलता है, एक फंड के रूप में सैलरी मिलती है। उस सैलरी से हमारी लाइफ स्टाइल है या डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान एक्सेट्रा जो भी है वो हमारी इस फंड से चलती है। तो ऑक्यूपेशन एक तरह का क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ शुड एम टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ, तो हम लोग मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं द वर्कर्स वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनकी हेल्थ को हम क्या करके चले, प्रमोशन करके चले, प्रोटेक्ट करके चले। यदि वो हेल्थी रहेंगे, वेल्थी रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इंडस्ट्री का टारगेट वो इजीली अचीव होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रमोशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस। तो इस तरह से जो भी वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनकी वो फिजिकली रूप से फिट रहे, मेंटली रूप से फिट रहे, सोशल रूप से फिट रहे। तो उस पर्पज़ को लेकर हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ वर्कर्स टू फंक्शन एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेलबींग एंड एट द वर्क साइड रिफ्लेक्ट इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी वर्क अटेंडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से यदि वर्कर्स हेल्थी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। यदि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी उनके टारगेट्स हैं, इंडस्ट्री के टारगेट हैं, वो अचीव होंगे। वो इजीली वर्क साइड के ऊपर क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स द उनको एक बेटर हेल्थ एनवायरनमेंट देना इंडस्ट्री के अंदर, ताकि अपनी वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकें। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। इस प्रकार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम लोग डिफाइन करते हैं, ए नर्स विच प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एट द हॉस्पिटल एंड इन द कम्युनिटी टू द पेशेंट एज वेल आल्सो हेल्थी पीपल। सिमिलर एज एक नर्स जो इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हम उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग स्पेशली नर्सिंग प्रैक्टिस दैट प्रोवाइड एंड डिलीवर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम एंड सर्विस टू वर्कर्स वर्कर पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ग्रुप। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज या नर्स हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हम उनको डिफाइन करेंगे कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज हैं, एक नर्स इंडस्ट्री में रहकर, इंडस्ट्री में जाकर विजिट करके उनको प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो हेल्थी रहें, उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे और वो अपने जो भी वर्कलोड है उसको कम करके बेटर हेल्थ टारगेट्स को अचीव कर सकें। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। देन aims of occupational health nursing to provide safe occupational environment in the order to safeguard the health of the workers and stable industry production। तो कुल मिलाकर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज जो भी हैं उसका मेन एम है कि जो भी वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको उनके एनवायरनमेंट के अंदर इतना बेटर एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड करें ताकि वो बेटर प्रोडक्शन कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो। यदि वर्कर्स हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। यदि वर्कर्स का हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री के टारगेट इजीली अचीव होंगे, वो बेटर अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्री और वर्कर्स एक दूसरे के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स of occupational health
टू मेंटेन, फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन टू मेंटेन द प्रमोट द वर्कर्स हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी। तो इस तरह से उनकी हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है, डिजीज को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, ताकि उनकी वर्किंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। देन सेकेंड, टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वर्क एट द वर्क प्लेस। तीन तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। फर्स्ट, मैन वर्सेस फिजिकल, मेंटल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। देन सेकेंड, मैन वर्सेस मशीन। देन थर्ड, मैन वर्सेस मैन। जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे तो इस तरह से तीन तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। मैन वर्सेस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। सेकंड, मैन वर्सेस मशीन। एंड थर्ड, मैन वर्सेस मैन। फर्स्ट, मैन वर्सेस फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट रेडिएशन हो गया, वेंटिलेशन हो गया, लाइटिंग हो गई। तो इस तरह से उनका, जैसे वेदर हो गया, वो एक दूसरे को हमारे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे को वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है। देन सेकंड, केमिकल एनवायरनमेंट, गैसेस हो गया, टॉक्सिक एसिड्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो उनका इंजेशन, इंडाइजेशन, तो वो हमारे को क्या कर सकते हैं, वर्कर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बायोलॉजी एनवायरनमेंट, वायरस हो गया, प्रोटोजो हो गया, जो भी वहाँ वाटर सप्लाई है, वहाँ के अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, वो बायोलॉजिक रूप से वर्कर्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। देन सेकेंड एनवायरनमेंट हो गया मैन वर्सेस मशीन। क्योंकि वर्क साइड है तो वहाँ पे कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं। वो यदि उनका प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो तो उनसे वाइब्रेशन पैदा हो सकता है, उनसे वो डैमेज हो सकती है, डैमेज होने से इंजरीज बढ़ सकती है। तो इस तरह से मैन वर्सेस मशीन एक दूसरे को क्या करते हैं, सेकंड टाइप का एनवायरनमेंट हो गया कि मैन वर्सेस मशीन। देन थर्ड, मैन वर्सेस मैन। तो वहाँ पे कई तरह के वर्कर्स होते हैं, सबकी साइकोलॉजिकल कंडीशन अलग हो सकती है। वर्क सेटिस्फेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन के टाइप के वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से कई तरह की प्रॉब्लम्स, मैन वर्सेस मैन मतलब वर्कर्स के अंदर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनके आपस के अंदर एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से वर्क साइड के ऊपर तीन तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं, मैन वर्सेज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फर्स्ट। देन सेकंड, मैन वर्सेज मशीन। देन थर्ड, मैन वर्सेज मैन। तो इस तरह से टू प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट द वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क। इस तरह से एज ए ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स वर्क प्लेस के ऊपर रहेगी, उनको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी ताकि उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सके। देन थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन द डायरेक्शन विच सपोर्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क। यदि एक टर्म है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो वर्कर्स की, वहाँ की जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ को और क्या करे, प्रमोट करे। तो इस तरह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहकर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर कर वर्कर्स को बेटर प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। उनकी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, टूल्स हैं, वो वर्कर्स को प्रोवाइड करवा कर हम उनको एक एक सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि उनके एक अंदर बिलीव रहे कि हम लोग यहाँ पे सेफ है। जब यदि उनको बिलीव रहेगा हम लोग यहाँ पे सेफ है, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखे। देन अब हम आते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स मीन्स जो भी ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट है, यदि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो जैसे मैंने बताया फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, उनसे जो भी ऑपोजिट्स इन्फ्लुएंस जो होते हैं, डिजीजेस जो होती है, जो इम्पैक्ट्स जो होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन हजार्ड्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऑक्यूपेशनल, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, वन बाय हम यहाँ पे एनलिस्ट करते हैं। पहले फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। तो इस तरह से वन बाय हम इसको आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल हजार्ड्स, यहाँ पे फिजिकल हजार्ड्स में यहाँ पे लिया गया है हीट, कोल्ड।
बर्न, तो इस तरह से एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड बॉडी के ऊपर कई साइड इम्पैक्ट, स्ट्रोक, क्रैम्प्स, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंक्रीज, जो भी कैपेसिटी उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्सेसिव हीट, ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया वहाँ पे, ज़्यादा कोल्ड हो गया, तो वो कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइट एक्सेसिव, यदि नेचुरल लाइट नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, तो इस तरह से लाइट है, नेचुरल लाइटिंग है, वेंटिलेशन है, नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, ये डायरेक्टली वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वाइब्रेशन हो गया, देन अल्ट्रा वायलेट रेस हैं, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि इस कई तरह की फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ गैसेज है, अल्ट्रा वायलेट रेस हैं, वो फिजिकल रूप से क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस तरह से फिजिकल हजार्ड्स, इससे कई तरह के आयनाइज रेडिएशंस हैं, इस तरह से कई अल्सरेशन हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। तो इस तरह से जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे कई तरह के ऐसे एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। यदि उनको प्रॉपरली रूप से मेंटेन नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो कई कैंसर तक डिजीज को कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं अब केमिकल हजार्ड्स। तो ऐसी कई फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे गैसेज हैं, एसिड्स का काम होता है, पाउडर्स का काम होता है, केमिकल डेंजरस पाउडर्स का काम होता है। इस तरह से गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, तो इस तरह से कई बार हम देखते हैं कि पेपर के अंदर आती है कि ब्लास्टिंग हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, केमिकल ब्लास्ट हो गया, जिससे कई वर्कर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई, इंजर हो गए। गैसेज हो गया, फ्यूम्स हो गया, मरकरी, डस्ट, कई सॉलिड पार्टिकल्स, तो इस तरह से कई इनसे क्या होता है कि यदि उनको प्रॉपर रूप से मेंटेन ना किया है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कई तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते, डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया। तो इस तरह से केमिकल हजार्ड्स यहाँ पे यदि उनको प्रॉपर रूप से मेंटेन न किया जाए तो वो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन हम ये आते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड्स। तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, जो फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया, तो आप जो भी साइड्स हैं वहाँ पे यदि वाटर सप्लाई है, वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन है, वहाँ पे यदि साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो बैक्टीरिया, वायरस से प्रोड्यूस फंगाई कई सारे की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यदि वाटर सप्लाई के अंदर प्रॉपर क्लीनिंग, सेफ एंड वाटर क्लीन सप्लाई ना हो तो फिर क्या कॉज किया जा सकता है, कई तरह के वो डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो इस तरह से एंथ्रैक्स है, देन टिटनेस है, एंसेफेलाइटिस है, तो ये बायोलॉजिकल हजार्ड जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन मैकेनिकल हजार्ड्स। तो मैकेनिकल हजार्ड्स ना हेडिंग से क्लियर है कि पेस्टिसाइड की सारी मशीनरीज होती हैं, यदि उनका प्रॉपर्ली मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो वो किस तरह के डैमेज क्रिएट कर सकती हैं। यदि प्रॉपर्ली उसको मेंटेन ना करें तो वो उनके कई पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो वो वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं, वो कोलैप्स हो सकती है। बिल्डिंग यदि उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाए तो कोलैप्स हो सकती है, तो ये बड़ा एक डिजास्टर का कारण बन सकता है। और आए दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि आग लग रही है, कई बिल्डिंग गिर रही है। वो इसलिए होता है कि मैकेनिकल जो भी मशीनरीज है उसका प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम क्या मेंटेनेंस नहीं किया जाता। वो एक ओनली एक एवोडेंस के कारण एक छोटी सी चीज़ बड़ी चीज़ को क्या करती है, कॉज करती है। तो इस तरह हम लोग यहाँ देखते हैं कि कई मूविंग पार्ट्स हैं, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स हैं, ये जो भी फैक्ट्रीसाइड सेफ्टी मेजर्स को यूटिलाइज न करना, वो इसलिए ताकि इकोनॉमिक रूप से वो क्या हो सके, सेफ हो सके। बट वो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या करता है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, डिसेबिलिटीज हो जाती है। देन हम आते हैं साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। इंपॉर्टेंट हजार्ड्स हैं, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। अब आते हैं साइकोलॉजिकल। तो फैक्ट्री साइड के ऊपर यदि मेंटली रूप से एम्प्लॉय, हम जहाँ पे भी काम करते हैं, मेंटल रूप से यदि वो फिट नहीं है, यदि उसको लगता है कि उसके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, किसी को वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, किसी को सैलरी ज़्यादा मिल रही है वर्किंग आवर्स कम होने के बावजूद भी, या उसको किसी तरह का अलग काम का अलग पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से वो क्या करता है, वो एक स्ट्रेस के अंदर जाता है, डिप्रेस होता है, तो ऑटोमेटिक उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और वो जो स्ट्रेस होता है वो किसको कॉज करता है, स्ट्रेस धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को कम करता है। और जब एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री की कैपेसिटी, जो भी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वर्कर्स डज नॉट बी इनटू द जॉब ड्यू टू इनकैपेसिटी, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, पोअर ह्यूमन रिलेशन विद द फेलो वर्कर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से यदि जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है, मैन वर्सेस मैन एनवायरनमेंट है, वो क्या होना चाहिए, बहुत साइड से एक बेटर बैलेंस्ड होना चाहिए, तब जाके हम लोग हमारे टारगेट्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। हम लोग अब आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। तो इस तरह से हम लोग कई बार देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, क्यों लगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या रहे, प्रॉपर रहे। यदि
आप कोयले से कोल से इलेक्ट्रिक ले रहे हो तो आप आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि आप सनलाइट से ले सकें, या आप दूसरा और कोई सब्स्टिट्यूट हो उससे उसके ऊपर शिफ्ट हो सके। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल हजार यदि प्रॉपरली इलेक्ट्रिक सप्लाई को मेंटेन ना किया जाए इलेक्ट्रिसिटी को, तो उससे क्या होता है, वायरिंग यदि प्रॉपरली वायरिंग ना हो, प्रॉपरली मेंटेनेंस ना हो, तो वो एक बड़े डिजास्टर को कॉज करती है। और आए दिन हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज के अंदर आग लगना डिजास्टर का एक मेन कारण होता है। देन तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे हजार्ड्स देखे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, सोशल, इलेक्ट्रिकल। अब हम लोग आते हैं मेजर्स ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स की। एट द फैक्ट्री साइड हम लोग कैसे जो भी वर्कर्स रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी हेल्थ को कैसे और ज़्यादा प्रमोट करें, प्रिवेंट करें डिजीज से। अब वन बाय वन, न्यूट्रिशन फर्स्ट। एक वर्कर होता है जो मेनली घर से निकलता है, कई लोग खाना खा के आते हैं लंच करके, लंच साथ में नहीं लाते, कई लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आते, तो वर्कर्स ऑटोमेटिकली एक वर्कर्स के अंदर माल न्यूट्रिशन कंडीशन होती है। तो माल न्यूट्रिशन का उनकी जो भी कैपेसिटी है, जो भी वर्क कैपेसिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से फैक्ट्री साइड के ऊपर यदि ऐसा बताया जाए कि 200 से ज़्यादा यदि वर्कर्स हैं तो वहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे लंच की, ताकि वो वहाँ पे जाके लंच, और वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर हो, क्योंकि यदि कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वर्कर उसको अवॉइड करेगा। तो रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर कैंटीन इंडस्ट्री के अंदर ही उसको क्या मिल जाए, लंच मिल जाए। इसी को देखते हुए अलग अलग स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने कई जगह, जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना चला रखी है, जिसके अंतर्गत 8 रुपए के अंदर वर्कर्स कोई भी जाकर वहाँ पे क्या कर सकता है, लंच ले सकता है, डिनर ले सकता है। तो इस तरह से देन इसका मेजर एम ये है कि जो कोई भी आकर वहाँ पे क्या ले सकता है, एक बैलेंस डाइट ले सकता है। और मेनली ये इट इज़ फोकस्ड ऑन वर्कर्स, जो भी डेली पेड वर्कर्स हैं उनके लिए है, उनके जो भी वर्किंग साइट है उसके आसपास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो भी मूवमेंट, जहाँ ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो वहाँ जाकर वो क्या ले सकते हैं, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा केंद्र के ऊपर, कि वहाँ पे 8 रुपये में वो डाइट ले सकते हैं। एक रीजनेबल कॉस्ट है 8 रुपये, उनको वहाँ पे एक बैलेंस डाइट मिल जाती है। देन जो भी पीछे जो कॉस्ट आती है वो कंपनी को सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट पे करती है। तो इस तरह से एक बैलेंस डाइट वर्कर को मिल जाती, वर्कर्स ऑटोमेटिकली न्यूरिश्ड हो जाता है उसको बैलेंस डाइट मिलने से, ताकि उसकी देन जो भी प्रोडक्टिविटी होनी है, चाहे वो अपने घर के लिए काम करे, परिवार के लिए करे, देश के लिए करे, या इंडस्ट्री के लिए करे। तो इस तरह से न्यूट्रिशन फैसिलिटी एक बेटर फैसिलिटी है, अप्रोच है कि अपनी जो भी कैपेसिटी है, जो भी वर्किंग लोड है, उसको क्या कर सके, कम करके इंडस्ट्री के काम को बढ़ा सके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइजीनिक कंडीशन भी हो, कॉस्ट, सैनिटरी कंट्रोल, इफ द वर्कर्स कैरियर ऑफ द ओवन लंच, जो वर्कर्स लंच ना ला सके वो कैंटीन के अंदर लंच लें एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। तो इस तरह से न्यूट्रिशन फैसिलिटी वर्किंग साइड के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। देन सेकंड है कम्युनिकेबल डिजीजेस। मेनली हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री एरिया के अंदर काफ़ी क्या होता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, वर्कर्स अनहाइजीनिक होते हैं, जिससे कम्युनिकल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन उनका रहन सहन, खान पान सब अनहाइजीनिक होता है, जिससे कम क्या होता है कि जब वो वर्किंग साइट के ऊपर आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, ऐसे ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ बहुत गंदगी होती है, या बहुत और क्राउडेड एरियाज के अंदर रहते हैं, एक एक रूम के अंदर 10-10 12-12 जने वो एक साथ रहते हैं, जिससे क्या होता है, कम्युनिकल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्री एरिया के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप हैं, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन कैंप है, उसको ऑर्गेनाइज करके वर्कर्स के अंदर एक पॉजिटिव हेल्थ को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि द अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली डायग्नोसिस प्रोग्राम एडिक्वेट कम्युनिकेबल, तो इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, वो लॉन्च कर सकती है। देन थर्ड, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंटल सैनिटेशन इट इज़ द पैकेज ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वाटर सप्लाई, फूड, टॉयलेट, लाइटिंग, जो भी हमने फिजिकल एजेंट्स थे, कि फिजिकल एजेंट्स को जो भी हजार से उसके अपोजिट आकर हम लोग उसको कैसे बेटर करें। वाटर सप्लाई, सेफ वेलसम वाटर की सप्लाई हो, फूड हो गया, फूड के बाद में टॉयलेट हो गया, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग हो, वॉशरूम अलग हो अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, उस हिसाब से लाइटिंग हो गया, लाइटिंग नेचुरल भी हो, आर्टिफिशियल भी हो, हर तरह का वेंटिलेशन हो। देन वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन दोनों, हर तरह का वेंटिलेशन हो, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हो, प्लेनम वेंटिलेशन हो, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री वेंटिलेशन की सुविधा हो। देन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो गया, कि यदि कई जगह हम लोग देखते हैं हैवी
वर्क होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो तो टेम्परेचर को कंट्रोल करके कैसे कंट्रोल करें, कौन से प्रोटेक्टिव मटेरियल्स हम लोग यूज में लें। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्ड्स, देन हाउसिंग। कई बार ये देखा जाता है कई दूर दूर से वर्कर्स आते हैं, तो जब दूर दूर से वर्कर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी वर्किंग एफिशिएंसी डाउन होगी। तो बेटर अप्रोच ये है कि जो भी वर्कर्स हैं वहीं पे एक बेटर अप्रोच है कि उनको हाउसिंग दी जाए, हाइजीनिक हाउसिंग दी जाए, ताकि वो वहीं पर रहकर अपने जल्द से जल्द अपने घर से अपने रूम से कहाँ आ सकें, फैक्ट्री साइड आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। तो इस तरह से एनवायरमेंट सैनिटेशन करके हम वर्कर्स की हेल्थ को क्या कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ। इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ की, क्योंकि आज हम हर कोई स्ट्रेस के अंदर हैं, तो स्ट्रेस माइंड का कंट्रोल खत्म कर दीजिए। जब माइंड का कंट्रोल खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है होता है कि वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। वर्किंग एफिशिएंसी जब डाउन होगी तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होते ही कंपनी लॉस के अंदर हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स वहाँ पे अलग अलग तरह के योगा कैंप हैं, एक्टिविटी कैंप हैं, रिक्रिएशनल कैंप हैं, एक्टिविटीज़ करवा सकती है, जिससे क्या हो सकता है कि जो भी मेंटल स्ट्रेस है अलग अलग तरह की, वो उससे एक एम्प्लॉयज़ क्या हो सके, दूर रह सके, बच सके और अपना सेल्फ असेसमेंट कर सके। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ ऑब्जेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस कीप द वर्कर मेंटली एंड साइकोलॉजिकली स्टेबल, कि वो मेंटली और साइकोलॉजी क्या रहे, स्टेबल रहे। तो वो यदि एक एम्प्लॉय स्टेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने कंपनी के लिए काम करेगा, बेटर अप्रोच के साथ काम करेगा। इंडस्ट्री वर्कर एंड सस्पेक्टिवली टू द इफेक्ट ऑफ लव, रिकॉग्नाइजेशन, रिजेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो हर तरह से वर्कर को एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा तो ऑटोमेटिक रूप से क्या रहेगा, मेंटल हेल्थ ही रहेगा। तो एक एज ए कम्युनिटी ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स एक मीडिएटर का काम करेगी एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। देन मेजरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का काम चल रहा है। तो इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स यदि जॉब पे आएगी तो ऑटोमेटिक, जब वुमेन्स जॉब पे आएगी तो ऑटोमेटिकली उनके पीछे बच्चे भी हैं, तो वुमेन्स एंड बच्चे, तो दोनों के लिए बेटर सर्विसेज अवेलेबल हो। वर्किंग साइड के ऊपर ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है आज के टाइम के अंदर कि जब वुमेन्स जॉब करती है उनके बच्चों के लिए जो भी एक एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रही, डे केयर सर्विसेज मिल रही है, वो नहीं मिल पाती। इस वजह से उनको जॉब को क्विक करना पड़ता है। तो जो भी वर्किंग साइड है वहाँ पे उनको उनके आसपास किसकी फैसिलिटी हो, डे केयर फैसिलिटी हो। देन हम लोग देख सकते हैं कि मेनली ये एक डाटा है कि यदि 10 वुमेन्स की डिलीवरी होती है उसके बाद ओनली 6 वुमन ही जॉब को वापस से ज्वाइन कर पाती है, 4 वुमेन्स जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसी कई सारी कंडीशंस होती है, या कंपनी उनको नहीं लेती, या बच्चों की केयर के लिए उनको जॉब क्विक करना पड़ता है। तो इस तरह से जो भी मैटरनिटी लीव्स का प्रोविज़न है या डे केयर सेंटर्स का प्रोविज़न वो वर्किंग साइड के ऊपर किया जाए, तो इस तरह से यदि वुमेन्स को यदि बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी एक वर्किंग साइड, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड मदर गिविंग द मैटरनिटी लीव फॉर 12 वीक्स, प्रोविजन ऑफ फ्री एंटीनेटल एंड सी पी एन सी सर्विसेज हो, तो जो भी उसके बाद अलग से वेजेस हैं, प्रोविजन नाइट वर्क, नाइट शिफ्ट के अंदर कई प्रोफेशंस के अंदर काम नहीं करवा सकते, हैवी वर्क नहीं करवा सकते। तो इस तरह से वुमेंस को ज़्यादा बेटर अप्रोच के साथ हम लोगों ने उसके अंदर भी डिस्कस, ESI एक्ट के अंदर ये सब आ रखे हैं। देन नो चाइल्ड बिलो द, कि 14 साल से बच्चों को नीचे वो काम नहीं कराया जाए, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, कि वही कानून अपराध है। तो इस तरह से मदर्स, क्योंकि मदर्स इज द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली, चिल्ड्रंस इज द फ्यूचर ऑफ आवर फैमिली, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए फैक्ट्री साइड के ऊपर। देन हेल्थ एजुकेशन इज एक वेपन है जिससे हम लोग दुनिया को क्या बना सकते हैं, हेल्थी बना सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स क्या करे कि जहाँ पे भी उसको वर्कर्स मिले, उनके घर पे, उनके फैक्ट्री के अंदर, कहीं पे भी उनको अलग अलग इम्यूनाइजेशन है, हाइजीन है, MCH हैं, वुमेंस हैं, डिलीवरी के लिए हैं, आयरन फोलिक एसिड है, तो हर सेक्टर के अंदर को क्या प्रोवाइड करे, हेल्थ एजुकेशन दे। यदि हेल्थ एजुकेशन मिलेगी तो हेल्थ एजुकेशन देने से क्या होगा कि जो भी हेल्थ वर्कर का लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक एक वर्कर या एक आदमी खुद ही हेल्थी होना सीख जाए, उसको इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ पता चल जाएगी। हेल्थ एजुकेशन का मतलब यही है कि लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ का मतलब समझाना। ये उनको पता चल जाएगा हेल्थी होने का इम्पोर्टेंस क्या क्या फ़ायदा है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही
इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हेल्थ एजुकेशन एक तरह का वेपन है, इससे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हेल्थी कर सकते हैं। देन लास्ट फैमिली प्लानिंग, क्योंकि मेनली ऐसा देखा जाता है कि जो भी वर्कर्स हैं इलिटरेट होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में पता नहीं रहता। तो इस तरह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट आता है, फैमिली के ऊपर एंट्री आता है, मेंटली फिजिकल रूप से वो वीक होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन के ऊपर अलग अलग तरह से कई इम्पैक्ट आता है। तो फैमिली एज ए ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स वो वर्कर्स को स्मॉल फैमिली के बारे में बताएं, कैसे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, परमानेंट कौन से होते हैं, टेम्परेरी कौन से होते हैं, उसके बारे में बताएं, वैक्सीनेशन के बारे में बताएं, तो कब कब वैक्सीनेशन किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो टोटली इस तरह से एक पैकेज हेल्थ एजुकेशन के रूप में, फैमिली प्लानिंग के रूप में एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स वर्कर्स को प्रोवाइड करे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेजरमेंट देखे जो जिससे हम वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि जब बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा तो ऑटोमेटिक उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देन अभी तक हम लोग देखा मेजरमेंट जिससे हम एक बेटर एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कर। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, कि कैसे हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमने ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स देखे उनसे अगेंस्ट में जो डिजीज होती है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह से बताया गया है, मेडिकल मेजर्स, इंजीनियरिंग मेजर्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो मेडिकल मेजर्स जिसके अंदर 1 बाय 1 प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, जो भी वर्कर्स आता है, एम्प्लॉयज आता है, उसका प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन हो जाए, वो हर एरियाज के अंदर होना चाहिए। वो जो भी वर्कर्स हैं उस फिट है या नहीं है उस इंडस्ट्री के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। एक बार एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद क्वार्टरली, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में टाइम टू टाइम उनका क्या होता रहना चाहिए, हेल्थ चेकअप होना चाहिए, देन फॉलोअप होना चाहिए। कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम लगे तो तुरंत अर्ली डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो। तो इस तरह से प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन हो ताकि हम ये देख सके कि एम्प्लॉयज फिट है या नहीं है। देन पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, वही बात आ गई कि ईच 3 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर उनका हेल्थ असेसमेंट हो, हेल्थ वो फिट है तो उसको कैरी ऑन किया जाए, धीरे धीरे वो फिट नहीं है तो उसको वापस से कुछ दिन रेस्ट देकर उसको एक बार नोटिस देकर उसको बताया जाएगा यदि आप फिट हैं तो आप कंपनी आ सकते हैं, यदि आप फिट नहीं तो आपको फिर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स वर्कर्स को एक बेटर अप्रोच के तो क्या कर सकती है, पीरियडिक एग्जामिनेशन करके उनको रेडी कर सकती है, ताकि ओवरऑल इन सब का मीनिंग यही है कि वर्कर्स को एक बेटर एनवायरनमेंट देना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि जो भी फैक्ट्री के, इंडस्ट्री के गोल हैं वो क्या हो सके, अचीव हो सके। तो इस तरह से पीरियडिकल एग्जामिनेशन, देन मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, यदि 200 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनानी पड़ेगी, ये ऐसा एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स डॉक्टर्स वहाँ पर रहकर 24 आवर सर्विसेज देते हैं। तो इसके अंदर वो MCS सर्विस होगी, जच्चा बच्चा की सर्विसेज होगी, डिलीवरी सर्विसेज होगी, देन वैक्सीनेशन सर्विसेज होगी, हेल्थ एजुकेशन सर्विस होगी, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। इस तरह से ये जो भी सर्विसेज मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स एक बेटर अप्रोच हो सकती है प्रोवाइड करने के लिए। देन सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कि जैसे हमने देखा कि 3 तरह का एनवायरनमेंट है, मैन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैन वर्सेस मशीन एंड मैन वर्सेस मैन। तो यहाँ पे बात आ रही है सुप्रीम वर्किंग एनवायरनमेंट। यदि वर्किंग एनवायरनमेंट यदि बेटर होगा, वहाँ पे जो भी एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, यदि वो बैलेंस्ड होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ऑटोमेटिक जो भी वर्किंग कंडीशन है बेटर होगी। तो इस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल है, यदि हैवी लोडिंग वाली मशीनरीज हैं, यदि उनका प्रॉपर मेंटेनेंस है, जो भी मूविंग पार्टिकल्स हैं उनका प्रॉपरली मेंटेनेंस हो, इस तरह से जो भी मशीनरीज हैं उनका टाइम टू टाइम क्या होते रहना चाहिए, मेंटेनेंस होता रहना चाहिए। देन मेंटेनेंस एंड एनालाइज ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन। अब चाहे वो फैक्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए हो, एज ए ऑक्यूपेशनल हो, एज ए वर्कर हो, तो रिकॉर्ड्स किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड्स होना चाहिए। जो भी हेल्थ कैंप लग रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं, मेडिकल कैंप लग रहे हैं, उनका टाइम टू टाइम क्या होते रहना चाहिए, रिकॉर्ड्स, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स के अंदर उसका मेंशन होते रहना चाहिए। देन स्पेशली फोकस किया जाना चाहिए जो भी यदि वुमेंस हैं, मदर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी जो भी हेल्थ है उनका प्रॉपरली वैक्सीनेशन है, कार्ड यदि मेंटेन है या नहीं है वो सब देखा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की एक जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन कार्ड
को क्या करके चले, मेंटेन करके चले। देन हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन एक तरह के वेपन है जिससे हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, एक हेल्थी रूप से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हाइजीन हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, तो छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम अवॉइडेंस करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें किसका कारण बनती है, डिजीज का कारण बनती है। उन चीज़ों को हम लोग हेल्थ एजुकेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, लोगों को बताएं। हैंड हाइजीन कैसे करते हैं, व्हाट इज कंटामिनेशन, व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इसके बारे में हम लोग हेल्थ एजुकेशन द्वारा लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। वो यदि एक भी जागरूक हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो सकता है, टारगेट अचीव हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मेडिकल मेजर्स देखे। मेडिकल मेजर्स के बाद में इंजीनियरिंग मेजर्स, कि हम लोग मेडिकल रूप से तो लोगों को फिट कर सकते हैं, बट एज ए इंजीनियरिंग रूप से फैक्ट्री साइड को हम लोग कैसे और बेटर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, तो वो इंजीनियरिंग रूप से मेजर से होगा। फर्स्ट, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि कई फैक्ट्री साइड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं होती। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो भी प्लान नॉर्म्स, उसके अनुसार फैक्ट्री को बिल्ड किया जाना चाहिए। यदि फैक्ट्री यदि प्लानिंग के अनुसार होगी, डिजाइन का प्रॉपर होगी उसकी, तो ऑटोमेटिक प्रॉपर वहाँ पे मेजरमेंट के टूल्स होंगे, प्रॉपर वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन के मेंटेनेंस होगा, तो उस वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। द टाइप ऑफ द बार, वॉल्स, सीलिंग, रूफ, डोर्स, जो भी वहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो सब किसका, जो भी गाइडलाइंस उसके अनुसार होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई बार कोचिंगों के अंदर आग आजकल हम लोग देख रहे हैं आग की बहुत ज़्यादा लग रही है, कोचिंगों की लग रही है, बसों में लग रही है। तो गवर्नमेंट दिनों दिन रूल्स को क्या कर रही है, टाइट कर रही है। तो कहने का मतलब है कि डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग किसके अनुसार हो, जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स उसके अनुसार हो। गुड हाउसकीपिंग, जो वहाँ पे जो भी हाइजीनिक कंडीशन हो, हाउस कई फैक्ट्री के अनुसार टाइम टू टाइम 6 आवरली, 8 आवरली, 10 आवरली वहाँ पे क्लीनिंग होती रहे, मॉपिंग होती रहे। वेंटिलेशन, लाइटिंग, तो प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो, लाइटिंग हो, वॉशिंग हो, फूड अरेंजमेंट, तो इस तरह से गुड हाउसिंग फैसिलिटी होगी तो एक बेटर एनवायरनमेंट को प्रोवाइड होगा। देन जनरल वेंटिलेशन। जनरल वेंटिलेशन हम लोग देखा तो दिस शुड बी गुड, जनरल वेंटिलेशन इन फैक्ट्रीज, गुड वेंटिलेशन डिक्रीज द बॉर्न ऑफ डिजीज। तो इस तरह से यदि प्रॉपरली वेंटिलेशन है, कम्युनिकल डिजीज क्यों होती है, कम्युनिकल डिजीज इसी कारण होती है कि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी जरूरी है, नेचुरल वेंटिलेशन भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे की डिपेंडेंट है। तो इस तरह गुड वेंटिलेशन होगा तो कई सारी डिजीज हम लोग क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे। देन डस्ट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री साइड है, वहाँ पे डस्ट है, फ्यूम्स है, तो डस्ट फ्यूम्स कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एक से एक आगे से आगे बढ़ती बढ़ती कई एक्यूट से क्रॉनिक डिजीज बनती जाती है। तो डस्ट को कंट्रोल किया, जैसे हम लोग देखें कि यदि हमारी साइड यदि जैसे मेहंदी का काम है, तो मेहंदी के अंदर जो डस्ट होती है, मेहंदी का पाउडर, उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आगे से आगे बढ़ती है। यदि हम ग्रेनाइट फैक्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे जो सिलिका होता है, सिलिकोसिस को कॉज करता है। तो इस तरह जो भी डस्ट होती है उसको हम लोग क्या करते करके चले, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स मेंटेन करते हुए चले। देन एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन इसलिए ताकि एयर का फ्लो प्रॉपरली हो पाए। हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होते हैं, मेनली हम लोग वॉशरूम के अंदर या बड़े हॉल के अंदर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन काम में लेते हैं। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मेनली सुपीरियर वाल के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर लगाया जाता है। वो जब एक साइड से गर्म हवा को निकालता है, इम्प्योरिटीज को निकालता है, और बैक साइड से फ्लो होता है, जिससे प्योर एयर अंदर एंटर हो जाती है। इस तरह से एयर का मूवमेंट बना रहता है। जब एयर का मूवमेंट बना रहता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो चली जाती है, और प्योर एयर रहती हैं, और प्योर एयर वर्कर्स की एफिशिएंसी को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो इस तरह से एग्जॉस्ट वेंटिलेशन कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व कर सकता है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, सिंपली हम लोग चाहे बाइक चलाएं, चाहे कार चलाएं, तो उसमें भी कई प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती हैं। फैक्ट्री के अंदर काम काम कर रहे हैं तो ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, शूज़ हो गए, एप्रन हो गया, तो कई तरह के आपको प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं, उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना। और प्रोटेक्टिव डिवाइस भी क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। वो वहाँ पे कॉस्ट नहीं देखी जानी चाहिए, वहाँ पे देखे जानी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी ज़्यादा बेटर है। बट कॉस्ट को देखने के कारण एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को अवॉइड कर दिया जाता है, और कई बार क्या होता है, इंजरी का कारण बनता है। देन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कि टाइम टू टाइम वहाँ पे देखा जाना चाहिए कि वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर कितनी यदि वर्किंग एरिया है तो वहाँ पे कितने CO2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पे हर कई ऐसी गैसेस बनती रहती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो इस तरह टाइम टू टाइम वहाँ पे टेम्परेचर कहता है, लाइटिंग कैसी है,
कोल्ड कोल्ड कैसा है, हर तो इस तरह से हीट कैसी है, तो वेंटिलेशन कैसा है, तो इन सब के मेजरमेंट मेजर्स वहाँ पे होने चाहिए। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि दिल्ली वर्ल्ड के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी के नाम से फेमस है। तो इस तरह से ये सब क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस तरह से हम लोग जब मॉनिटरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास में डेटा आएगा, और डेटा की सहायता हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर फर्स्ट मेडिकल मेजर्स देखा, देन सेकंड देखा इंजीनियरिंग मेजर्स। अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स, मीन्स आपने कैसी चीज़ें, कानून लोग नहीं मान रहे तो लास्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, गवर्नमेंट ने कई अलग अलग यहाँ पे क्या बनाया है, कानून बनाया है, ताकि लोगों को फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, बाउंड कर सके कि आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो आपको या तो जेल होगी आपको, या इतना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपके ये इतना फाइन लगेगा। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब है कानून बनाकर लोगों को क्या करना, मजबूर करना का आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको इसका भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह के, द फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह के एक्ट बता रखे हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, फैक्ट्री की सेफ्टी से रिलेटेड है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले 1948 के अंदर इंडिया के अंदर आया था, जिसके अंदर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इट वाज पास्ड इन passed in 1881. Act was basically designed to the protect children and provide the few measures for the health safety of the workers. Mainly ये डिपेंड फोकस था चिल्ड्रंस एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। देन आफ्टर सम मॉडिफिकेशन इन फाइनली अमेंडेड फैक्ट्री एक्ट, इसके अंदर वापस से चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए 1948 के अंदर। देन इट ब्रीफली द एक्ट डिफाइन द फैक्ट्री द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्प्लॉय 10 एंड मोर, मतलब इसका फैक्ट्री एक्ट वहाँ लगता है जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लगता है। उसके ज़्यादा है तो उसके आगे ESI एक्ट हम लोग देखेंगे। तो फैक्ट्री एक्ट का द एक्ट डिफाइन द फैक्ट्री एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉय 10 एंड मोर वर्कर्स वेयर पावर इज द यूज्ड एंड 20 एंड मोर वर्कर्स वेयर द पावर इज नॉट यूज। तो इस तरह से 10 से 20 के बीच में यदि वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। अब इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर सर्विसेज, मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर, उनकी वेलफेयर को लेकर, उसके अंदर वुमेंस काम कर रही है, वुमेंस के बच्चे हैं तो उनकी वेलफेयर कैसे किया जा सके, उनको कैसे बेटर एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, और कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। देन एम्प्लॉय ऑफ यंग पर्सन मीन्स जो भी जिस इसके अंदर आता है कि जो चाइल्ड लेबर 14 साल से कम बच्चे को हम लोग जबरदस्ती काम नहीं कर सकते, वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। एक ये कानून अपराध है, तो जो भी बच्चे हैं उनको आप जबरदस्ती या किसी भी रूप में काम नहीं लिया जा सकता, ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उसके अंदर है। देन आवर्स, वर्क आवर्स यहाँ पे बताया गया है 48 मैक्सिमम आवर्स बताए गए हैं, एक सप्ताह के अंदर उसको क्या कितना करना है, 48 आवर्स कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 40 आवर्स इन पर वीक, नॉट एक्चुअली एक दिन के अंदर 9 घंटे 9 आवर्स के ज़्यादा उसको काम नहीं कराया जा सकता। देन यदि उसको काम करना है तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना है। रेस्ट फॉर द एटलीस्ट हाफ आवर आफ्टर द 5 आवर्स द कंटिन्यूस, मतलब उसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से वर्कर से वेलफेयर के लिए फैक्ट्री लाया गया कि आप उसको 48 आवर एक वीक में काम कराना है, 9 आवर्स से ज़्यादा उसको काम में नहीं ले सकते। यदि वर्किंग टाइम ज़्यादा है तो उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा, अलग से उसको पेमेंट देना पड़ेगा। देन लीव्स एंड वेजेस मीन्स उसको मंथली कितनी लीव्स देनी, कितनी छुट्टी देनी है, उस जो भी फेस्टिवल्स हैं उसके घर के अंदर अर्जेंट वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी लीव्स चाहिए, कितनी छुट्टी चाहिए, उसके उसके अंदर प्रोविज़न है। तो इस तरह लीव विद द वेजेस आफ्टर 12 मंथ, मतलब 1 साल के बाद में उसको जो भी लीगल लीव्स देनी है वो उसका प्रोविज़न बता रहा है। अडल्ट 1 डे फॉर एवरी 20 डेज फॉर, मतलब इस तरह से एक दिन की छुट्टी उसको 20 दिन के अंदर मिल सकती है। चिल्ड्रंस 1 डे फॉर एवरी 15 डेज। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, तो इस तरह से जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है उनका यदि जो भी हर्जाना है उसको देना है, प्रोवाइड करना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी रूप में हो, मेडिकल हेल्थ के रूप में हो या हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में हो। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट को देखा, फैक्ट्री एक्ट 1948। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948 ESI एक्ट। ये एक बेटर, बहुत ही बेटर अप्रोच, बहुत ही बेटर एक्ट है फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज इन इंडिया।
जो इंडिया के अंदर सबसे पहले 1948 के अंदर आया था। ये एक्ट पास इन 1948। देन इसके अंदर कई सारे अलग अलग तरह के क्या किए गए, बदलाव किए गए। बदलाव 1975, 84, 89 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए। इट प्रोवाइड सर्टेन केस एंड मेडिकल बेनिफिट्स। ये वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करता है, केस एंड मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉय इंजरी। यदि मैटरनिटी लीव है या इंजरी होगी, किसी भी तरह की डेथ होगी, कैजुअलिटी होगी, उस दौरान ईएसआई एक्ट बॉन्ड करता है कि एक वर्कर्स को एक पेमेंट दिया जाए यदि उसको इंजरी हुई है, तो उस हिसाब से द एक्ट एक्सटेंड द होल इंडिया। पहले इसको कुछ ही फैक्ट्रीज के अंदर, कुछ ही स्टेट्स के अंदर इसको लागू किया गया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट। देन पायलट प्रोजेक्ट के बाद में इसको ऑल इंडिया के अंदर लागू किया गया था। द ईएसआई एक्ट 1948 कवर्ड ऑल पावर यूजिंग द फैक्ट्रीज। तो इस तरह से जो भी बड़ी फैक्ट्रीज है, ज़्यादातर फैक्ट्रीज के ऊपर ये ईएसआई एक्ट क्या होता है, लागू होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सर्विसेज है, ईएसआई एक्ट 1940 वाज एक्सटेंडेड द फॉलोइंग न्यू क्लासेस। ये ओनली एक पहले कुछ ही फैक्ट्रीज के ऊपर थी, देन उसको कई अलग अलग फैक्ट्रीज के ऊपर इसको लागू किया गया। जैसे स्मॉल फैक्ट्रीज होगी जहाँ पे 10 से फैक्ट्रीज थी, 10 ही एम्प्लॉयज काम करते हैं, या शॉप्स हो गई, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, रोड, मोटर, न्यूज़पेपर। द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंड टू प्राइवेट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी क्या होती है, लागू होती है। तो इस तरह से ईएसआई एक्ट लगभग इंडिया की जो भी फैक्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कवर करती हैं, और वहाँ पे वर्कर्स को एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, उनके वेलफेयर के लिए क्या करती है, काम करता है। अब इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ ईएसआई एक्ट। फर्स्ट, मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, फ्यूनरल एंड रिहेबिलिटेशन। तो फर्स्ट बेनिफिट आ गया यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट के अंदर सब तरह की मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट उसको फैक्ट्री साइड या फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे उसको प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे आउट पेशेंट सर्विसेज, सप्लाई ऑफ ड्रग्स, ड्रेसिंग, वैक्सीनेशन, एएनसी, पीएनसी, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, इमरजेंसी एम्बुलेंस, देन हेल्थ एजुकेशन। ये सारी सर्विसेज एक वर्कर्स को ईएसआई एक्ट के अंदर निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। उसके देन अदर मेडिकल जो भी, यदि उसका कोई आगे सीरियस कंडीशन है तो उसके लिए वो आगे रेफर किया जाता है वो ईएसआई एक्ट के अंतर्गत। देन सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट, यदि कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो बीमार होने पर भी उसको क्या प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके अंदर सिकनेस बेनिफिट के अंदर उसको पेमेंट, यदि ज़्यादा समय से बीमार रहता है, घर पे ही एक्सीडेंट हो गया, तो उसको उस तरह का पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो भी ई एक्ट प्रोवाइड करता है। एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट। देन हो गया मैटरनिटी बेनिफिट। जो भी वुमेंस हैं, वर्किंग वुमेंस, उसको उनको मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड की जाती है। वो टाइम टू टाइम उसको बताया जाता है कितने टाइम, कितने महीने की मिलेगी। तो मैटरनिटी लीव फॉर वुमेंस, सिकनेस वुमेंस, चाइल्ड केयर लीव, बच्चे की केयर के लिए उसको चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से वुमेंस को मैटरनिटी लीव, केयर लीव, केयर, तो इस तरह से अलग अलग सर्विसेज इसके अंदर है। देन फोर्थ हो गया डिसेबलमेंट बेनिफिट। यदि वर्किंग साइड के ऊपर डिसेबल हो जाए तो जो भी ईएसआई एक्ट के अंदर है उसको डिसेबल बेनिफिट्स मिलेंगे। जो भी उसके कंसेशन है, वेजेस हैं, जो भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कह सकते हैं, ट्रीटमेंट कराना, उसको वेजेस देना, एक्स्ट्रा पेमेंट देना, वो सब इस डिसेबल बेनिफिट के अंदर आएगा। देन डिपेंडेंट बेनिफिट। कई बार क्या होता है कि वर्कर डिपेंडेंट हो जाता, डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद उसके जो भी डिपेंडेंट हैं उस उनको क्या दिया जाता है, एक्स्ट्रा पे दिया जाता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी द डिपेंडेंट है इंश्योर द पर्सन। जो भी एलिजिबल पर्सन है, उसका चाहे उसका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, उनको क्या दिया जाता है, जो भी एक फिक्स अमाउंट के अंदर फिक्स अमाउंट दिया जाता है, ताकि जो भी पीछे डिपेंडेंट है उनकी जो भी लाइफ है वो आसानी से आगे धीरे धीरे करके रनिंग हो सके। देन फ्यूनरल एक्सपेंसेस। जो भी वर्क एम्प्लॉय है, यदि वो फ्यूनरल दाह संस्कार करना में असमर्थ हो तो उनको अलग से पैसा दिया जाता है। मेनली 5,000 रुपीज़ फ्यूनरल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, ताकि वो अपना परिवार वाले उनका क्या कर सकें, एम्प्लॉयज़ का फ्यूनरल कर सके, दाह संस्कार कर सके। देन रिहेबिलिटेशन एक इम्पोर्टेंट है, रिस्टोर द एक्टिविटी की। सिंपल सा है कि यदि फैक्ट्री साइड यदि उसको वर्क कर रहा है, इंजरी हो गया, उस डिसेबलमेंट हो गया, तो वापस उसको रिस्टोर करने के लिए वहाँ पे फिजियोथेरेपी है, अलग अलग तरह की रिक्रेशनल थेरेपी है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, मेंटल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, अलग अलग टाइप के रिहेबिलिटेशन
फैसिलिटी वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस तरह से ये अलग अलग सर्विसेज इस एक्ट के अंदर देखी दी जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या है, देन ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये एक्ट क्या है, देन फैक्ट्री एक्ट क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को आज हमारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।